Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल जो है वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, उसकी ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या देता है। जब भाई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, जब मेटल से एसिड रिएक्ट करता है तो दो चीज़ें बनती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इस हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये मेटल एक्टिव मेटल होना चाहिए और ये एसिड HNO3 एसिड नहीं होनी चाहिए, नाइट्रिक एसिड नहीं होनी चाहिए। तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। मेटल हमारा रिएक्टिव टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि कॉपर की बात कर लें या फिर गोल्ड की बात कर लें। हमारा एक्टिव मेटल जब HNO3 के अलावा वाली किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, वैसे तो मेटल और एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, और हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रिक एसिड यूज़ करें, अगर हम एसिड जो है ना HCl H2SO4 की बजाय क्या यूज़ कर लें, नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लें, तो नाइट्रिक एसिड एसिडिक होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। हमारी नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, ये उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देती है। ये हमारी जो नाइट्रिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, ये एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वैसे तो मेटल और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देना चाहिए, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, इस हाइड्रोजन गैस को ही ऑक्सीडाइज करके, मतलब ऑक्सीजन देने के बाद ये क्या बना लेता है, H2 का H2O बना लेता है। मतलब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे तो हमें कोई एफोवेसेंस नहीं दिखेगी हाइड्रोजन गैस की, कोई बबल्स नहीं दिखेंगे हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, क्योंकि तब क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी ना, वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वाटर बन जाएगी। ठीक है, वाटर बन जाएगी, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ करते। लेकिन इसके साथ भी एक्सेप्शन है, खास बात देखो, इसके साथ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड लें बहुत डाइल्यूट फॉर्म, मतलब 1% नाइट्रिक एसिड हो, बाकी 99% वाटर हो, इतना डाइल्यूट सोल्यूशन ले, अगर हम इतना डाइल्यूट सोल्यूशन ले, वो भी मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल के साथ। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, मैग्नीज का Mn होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। देखो, सोडियम मेटल जैसे हमने ले लिया, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, NaNO3 और H2 बनाना चाहिए, लेकिन HNO3 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, ये इसे वाटर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लें HNO3 का, उसे मैग्नीशियम या मैग्नीज से रिएक्ट करें, तो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। ये जो हमारे रिएक्शन है, ये बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब इनमें बहुत सारी अमाउंट की हीट रिलीज होती है। इनमें क्या होता है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो उतनी ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। ठीक है, जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी ज़्यादा हीट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अगर हम रिएक्शन करें कॉपर और HCl का, तो भैया कॉपर तो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, ये सारे जो हैं, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएंगे। सिर्फ रिएक्टिव मेटल्स दे पाएंगे हाइड्रोजन गैस, वो भी HCl H2SO4 ऐसी वाली एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए ना, उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड।
अब हम पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। अगर एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है और वो मेटल जो हमारा मेटल है ना, वो क्या है, वो मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। हायर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा Fe बहुत रिएक्टिव होता है, वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है, वो कॉपर का सॉल्ट है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन कॉपर ना कम रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में। तो पता है क्या होगा, ये जो आयरन है ना, ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देगा और खुद तो सल्फेट बन जाएगा, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन खुद ले लेगा और कॉपर को अकेला कर देगा। मतलब समझो कॉपर सल्फेट के साथ था, आयरन आया, आयरन ने कॉपर की जगह ली और कॉपर को अकेला कर दिया। ये हमारा रिएक्शन होता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए एक्वा रेजिया के बारे में। इसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है, वैसे हमें पता है जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन ये एक एसिडिक मिक्सचर है एक्वा रेजिया, जो कि गोल्ड तक को डिसॉल्व कर सकता है। कभी कभी हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट ना थोड़े से गंदे से हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्वा रेजिया में डालेंगे ना तो वो गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, उसकी फर्स्ट लेयर हट जाएगी, और जब फर्स्ट लेयर हट जाएगी तो नीचे का तो वो ब्राइट है, हमारा थोड़ा गोल्ड कम हो जाएगा लेकिन बिल्कुल शाइनी सा गोल्ड आ जाएगा हमारे पास। तो हम एक्वा रेजिया में गोल्ड तक को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई पुराना सा ऑर्नामेंट है, उस पर बहुत सारा गंदगी सी जम गई है, काला काला सा हो गया है गोल्ड हमारा, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड को ना एक्वा रेजिया में डिप कर देंगे तो उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो हट जाएगी। इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा गोल्ड खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्ड का वेट कम हो जाएगा, लेकिन होगा क्या भाई, हमारा जो गोल्ड है ना बहुत शाइनी हो जाएगा, क्योंकि उसकी नीचे वाली लेयर तो शाइनी ही थी। एक्वा रेजिया एग्जैक्टली होता क्या है, एक्वा रेजिया होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किस रेशो में, 1:3, मतलब नाइट्रिक एसिड 1 होनी चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होनी चाहिए। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया। ऐसे याद करो, यहाँ 3 है ना, ये 3 नहीं होगा, ये 3 होगा, 1:3 के रेशो में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होने चाहिए, नाइट्रिक एसिड 1 होनी चाहिए। ये गोल्ड और प्लैटिनम तक को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब गोल्ड और प्लैटिनम जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो भी इससे रिएक्शन कर सकते हैं। इसे हम रॉयल वाटर कहते हैं। होता क्या है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन 1:3 के रेशो में, और ये इसकी खास बात क्या होती है, ये गोल्ड और प्लैटिनम तक को डिसॉल्व कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं उनके लास्ट में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी होती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। जबकि जो नॉन मेटल होता है उनकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले। तो क्या होगा, जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलने के बाद नॉन मेटल के पास पहुंच जाएंगे। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे तो मेटल को तो वो पॉजिटिव आयन बना देंगे, कैटायन बना देंगे, और नॉन मेटल को वो नेगेटिव आयन बना देंगे। तो होगा क्या, मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलकर नॉन मेटल में पहुंच जाते हैं। मेटल पॉजिटिव हो जाता है, नॉन मेटल नेगेटिव हो जाता है। फिर ये मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है, और जो हमारा नया कंपाउंड बनता है इनके बॉन्ड के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे हम लेते हैं NaCl का एग्जाम्पल। सोडियम 11th नंबर पर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। क्लोरीन 17th नंबर पे होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। Na का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम से निकलकर क्लोरीन पर पहुंच जाएगा। ठीक है,
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बचेगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8। ये प्लस बन जाएगा Na+, ये बन जाएगा Cl-। अब ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। ये जो NaCl कंपाउंड बना है मेटल नॉन मेटल के बीच में, जिसमें एक कैटायन बन गया था, एक एनायन बन गया था। मेटल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। एनायन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और इससे हमारा आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर होता है इसका 12 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगी 282। तो लास्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन पर 7 होते हैं, इस क्लोरीन पर भी 7 होंगे। ये क्या करेगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा। खुद तो बन जाएगा Mg2+ और क्लोरीन पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे कितने क्लोरीन थे? 2 क्लोरीन थे और उन पर एक नेगेटिव का चार्ज चढ़ गया क्योंकि हर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और हमारा आयनिक कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं AlCl3 का। एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर होता है इसका 13। क्लोरीन में वही 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया। खुद तो क्या बन गया, Al3+ बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल में दिए हैं इसने और Cl पे एक नेगेटिव का चार्ज आ गया और ऐसे 3 क्लोरीन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 नंबर होता है, 2 6 तो 6 होते हैं लास्ट में। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, खुद बन जाएगा Mg2+, ऑक्सीजन बन जाएगा O2-। फिर ये एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगेंगे, ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन की अट्रैक्शन के बीच से बनता है, इसीलिए कैटायन और एनायन बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, इनका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, इसलिए काफ़ी हार्ड होते हैं। हार्ड होने का मतलब है इन पे ज़्यादा प्रेशर डालो ये टूट जाएंगे, लेकिन शेप चेंज नहीं करने के। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो तो ब्रेक हो जाते हैं ये, अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे टूट जाएंगे। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन्हें मेल्ट करना और बॉयल करना दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेल्ट करना, बॉयल करना दोनों बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये वाटर में बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। हमें पता है नमक को पानी में मिक्स करो कितनी आसानी से पानी में मिक्स हो जाता है। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन किसमें आसानी से मिक्स नहीं होते, किसमें नहीं मिक्स होते? ऑयल में मिक्स करके देखा है कभी नमक? कभी मिक्स नहीं होगा। पेट्रोल में नहीं होगा, केरोसिन में नहीं होगा, इन चीज़ों में NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड मिक्स नहीं होता। तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल, केरोसिन एंड ऑयल। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ या तो मॉल्टन फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है, देखो वैसे आयनिक कंपाउंड है, इनके पास आयंस है। आयंस चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं। हमें पता है कि अगर चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं तो वो करंट को इजीली कैरी कर सकती हैं। जो हमारी चार्ज्ड स्पीशीज होती है ना, चार्ज स्पीशीज, ये क्या कर सकती हैं, ये करंट को कैरी कर सकती हैं। तो लेकिन होता क्या है, ये कैटायन एनायन एक दूसरे को इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे रखते हैं कि ये जो हमारे आयंस हैं ना ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ये बंधे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें इतना हीट कर दें कि इनके बीच में अट्रैक्शन कम होने लग जाए, इनके बीच का अट्रैक्शन टूट जाए, तो फिर ये करंट को कैरी करने लगेंगे। ठीक है, अगर हम इनको इतना ज़्यादा हीट करें कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए तो फिर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये दूर दूर हो जाए और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे।
और या फिर हम इन्हें पानी में घोलते हैं जब, तो पानी में जब हम इन्हें घोलते हैं ना, तब भी इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। पानी में घोलने के बाद Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, और या तो पानी में जाकर या इतना ज़्यादा हीट कर दो कि इनके बीच में अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, तब क्या होंगे, इनके आयंस फ्री हो जाएंगे और ये ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये फ्री टू मूव नहीं है। लेकिन जब हम पानी में मिक्स करते हैं या हीट करते हैं तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाता है, फिर ये फ्री टू मूव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करने लगते हैं। अब हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम सीखते हैं ये मेटल्स आते कहाँ से हैं, ये मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स भाई हमारे अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं। मेटल कहाँ से मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। जिस कंपाउंड में ये मेटल होते हैं उस कंपाउंड को हम मिनरल कहते हैं। भाई कैल्शियम कार्बोनेट में मिल रहा है हमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला पत्थर जिसमें से हम कैल्शियम निकाल सकते हैं, उसको हम कहेंगे मिनरल। मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है वो पत्थर, वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसमें वो मेटल हो जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे एल्यूमिनियम हम कहाँ से निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक पत्थर होता है जिसे हम बॉक्साइट का नाम देते हैं। तो ये मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? वो पत्थर, वो कंपाउंड जिसमें वो मेटल हो, जिससे कि हम उसे निकाल सकें। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंपाउंड। उस कंपाउंड को जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मिनरल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। जिसमें हमारा वो कंपाउंड हो ना, जिसमें से हम उसे निकाल सकें। जैसे कैल्शियम, हम कैल्शियम कार्बोनेट में से निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक मिनरल है जिसमें से हम कैल्शियम निकाल सकते हैं। तो जिस एलिमेंट कंपाउंड में क्या हो, वो मेटल हो। क्या हो भाई? मेटल हो, मेटल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिनरल कहते हैं। जिस कंपाउंड में मेटल हो, जिस मेटल को हमें निकालना है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। और ओर्स क्या होती हैं? ओर्स वो होते हैं जिसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब निकालने से हमें कोई फ़ायदा हो मेटल को, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा उस मेटल का कंटेंट हो, जिसमें से निकालना प्रॉफिटेबल हो, एक्सट्रैक्शन इजी हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब हमारे पास सामान हो, उसे निकालने का टेक्नोलॉजी हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। जिससे निकालना, मेटल से निकालना हमारे लिए इजी हो और हमें कोई प्रॉफिट हो उसमें से निकालने का। भाई अगर हम किसी में से भी निकाल लें, कैल्शियम सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं होता, और भी बहुत सारे पत्थरों में होता है, लेकिन अगर हम किसी में से भी निकालना शुरू कर दें, किसी भी पत्थर को उठाया, उसमें से हम निकालना शुरू कर दें भाई कैल्शियम, किसी भी मिनरल से, तो क्या होगा? हो सकता है उसमें से निकालना इतना आसान ना हो, इतनी डिफ़िकल्टी से हमने निकाला भी और उसके बाद ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो, क्योंकि उसमें कैल्शियम का कंटेंट कम था, बहुत ही कम कैल्शियम निकला। दूसरा हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम निकालना इजी भी था और भाई उसमें कैल्शियम कंटेंट भी ज़्यादा था, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को उसकी ओर कहेंगे जिसमें से हम कैल्शियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम ओर कहते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। एल्यूमिनियम जो है वो हम Al2O3 से ही निकालते हैं, Al2O3.2H2O। इसमें से हम क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम को निकालते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? ओर होता है। और क्या होता है? ओर जिसमें से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस क्या करते हैं? मेटल को उसके पत्थर, ये देखो हमें तो भी पत्थर मिला है, पत्थर से हमें मेटल को बाहर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो प्रोसीजर्स अब हम पढ़ेंगे। पहला प्रोसीजर होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में हम क्या कहते हैं? उस पत्थर को ना बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बिल्कुल चूरा बना देते हैं उस पत्थर का, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में उस पत्थर को हम तोड़ देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं हम उस पत्थर को। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पल्वराइजेशन कहते हैं। ग्राइंड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हमने सबसे पहले क्या करा? उसको तोड़ दिया, इसे हम क्या कहेंगे? पल्वराइजेशन कहेंगे।
फिर एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसके ओर में ना जो मड या सैंड पार्टिकल होते हैं ना, ये जो हमारी गंदगी होती है, इसको हम हटा देते हैं। इन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल, GAUNGE, गैंग पार्टिकल। तो पहला स्टेप होता है कि मतलब गैंग पार्टिकल, जो छोटी मोटी गंदगी दिख रही है, मिट्टी वगैरह दिख रही है, उसे हटा लो। उसके भी वैसे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो हमारी NCERT बुक में नहीं है, तो हम आगे नहीं पढ़ते उसे। तो अब हम कर रहे हैं ओर का कंसंट्रेशन। बस अभी हमें इससे पहले ये याद है कि हमने छोटा छोटा चूरा बनाया, फिर जो हमारे गैंग पार्टिकल्स थे हमने उसे अलग कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अब हम ओर को कंसंट्रेट करेंगे। कैसे कंसंट्रेट करेंगे? एक होता है हमारा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मतलब मेटल जिनकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। एक होता है मीडियम रिएक्टिविटी और एक होता है लो रिएक्टिव मेटल। तो हमारे 3 टाइप के मेटल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, या मिडल वाले रिएक्टिव, या बहुत कम रिएक्टिव। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनका तो हमें मोल्टन, पहले उन्हें इतना गर्म करेंगे कि वो मोल्टन फॉर्म में आ जाए, और उसके बाद हमें उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। ये प्रोसीजर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस ये याद रखो, हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, पहले हम उन्हें इतना गर्म करेंगे कि वो पिघल जाए, उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कैथोड पर हमें वो मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसे पहले इतना गर्म करो कि मोल्टन फॉर्म में आ जाए, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, हमें कैथोड पर अपना मेटल मिल जाता है। फिर है मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। अब भाई ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में ही रहने दो, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, ऑक्साइड है तो छोड़ देंगे। तीनों ही स्टेप में हमारे जो प्रोडक्ट बचेगा वो ऑक्साइड बचेगा, मेटल का ऑक्साइड बचेगा। देखो पढ़ते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट। कार्बोनेट ओर की कैल्सिनेशन होती है और कम ऑक्सीजन में होती है। कम ऑक्सीजन में कैल्सिनेशन हम करते हैं। करते क्या है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट ओर है ना, इसे बस हम हीट कर देंगे। हीट करने के बाद इसकी ऑक्साइड अलग हो जाएगी, CO2 अलग हो जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, दोनों का ही पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों का मोटिवेशन क्या है कि मतलब हमें ना ऑक्साइड बनाना है, मेटल का ऑक्साइड बनाना है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, CaO और CO2 बन गया। ये हम कम ऑक्सीजन में करते हैं। अगर सल्फाइड ओर हो तो भाई हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर हो तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन में हीट करेंगे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, इतना भी हीट नहीं करेंगे कि वो मेल्ट ही हो जाए, मोल्टन फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर के नीचे, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे। तो हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2 बनेगा। अगर PbS होता तो PbO + SO2 बनता। तो चाहे कार्बोनेट ओर थी उसकी भी ऑक्साइड बना दी, चाहे सल्फाइड ओर थी उसकी भी ऑक्साइड बना दी। तो हमारी फाइनली हमें मेटल ऑक्साइड किसी ना किसी तरह मिल गई। बस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हम इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दें। तो भाई हमारा ये जो था 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो होगा ऑक्साइड, उसे ऑक्साइड में ही छोड़ दो, सल्फाइड तो रोस्टिंग कर दो। रोस्टिंग क्या होता है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर दो, ZnO + SO2 बन जाएगा। कार्बोनेट क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन हीट कर दो, इसमें भी ऑक्साइड बन जाएगी और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो फाइनली हमें मेटल ऑक्साइड तो मिल चुकी है। अब मेटल ऑक्साइड को हम किसी तरह रिड्यूस करेंगे। भाई अगर ये मॉडरेट रिएक्टिव भी बहुत सारे होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव में अगर हमारा जिंक, लेड, Fe है तो हम इन्हें कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं। हमें बस अब इनकी ऑक्साइड तो मिल चुकी है, हमें रिड्यूस करना है। अब हमें प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे ये 3 हैं तो हम कार्बन से इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। होगा क्या, कार्बन ना इसका ऑक्सीजन ले लेगा, खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और इसको अकेला छोड़ देगा, जिंक को, लेड को या आयरन को। लेकिन बहुत इनमें भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, वो हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर पाते। जैसे हमारा अगर Mn है,
Mn का ऑक्साइड है ना, उसको हटाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का यूज़ करेंगे। मेटल तो वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो क्या होगा, ये Mn की जगह ले लेगा, Al2O3 बन जाएगा खुद और Mn को अकेला कर देगा। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसे हम थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। Fe2O3 आयरन की ऑक्साइड थी, इसमें हमने एल्यूमिनियम गेरा, क्या बन गया, Al2O3 और आयरन जो है बाहर आ गया। ये प्रोसेस ना बहुत ही ज़्यादा इसमें हीट रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि ये जो हमारा आयरन बनता है ना, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं बनता, ये बनता है भाई किस फॉर्म में, ये बनता है मोल्टन फॉर्म में। इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि ये पिघली हुई फॉर्म में आता है। फिर हम इस पिघले हुए आयरन का क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे रेलवे ट्रैक में छोटे छोटे क्रैक आ गए, उस क्रैक को भरने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आयरन क्रैक ऐसे रिमूव हो जाते हैं। ये जो मोल्टन Fe है, फिर ये किस लिए यूज़ होता है, ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा यूज़ होता है। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.